टेक्निकल उड़ान में आपका स्वागत है। इस वीडियो हम लोग बात करेंगे हिंदी वर्णमाला चैप्टर के बारे में, जिसको हम अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। इस चैप्टर में मेरे द्वारा बहुत मेहनत किया गया है। इस मेहनत में जो हाथ से एक नोट्स तैयार किया गया है। आपका ये मात्र 10 से 12 मिनट का ये वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को देखने के बाद वर्णमाला का कोई भी क्वेश्चन बनाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस थ्योरी से कोई भी क्वेश्चन जो है आपका नहीं छूटेगा, इतना मान के चलिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है, भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाता है? भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाता है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? उपवाक्य कहते हैं। और उपवाक्य की सबसे छोटी इकाई पदबंध कहते हैं। और पदबंध की सबसे छोटी इकाई पद कहते हैं, जिसको शब्द भी कहते हैं। और शब्द की सबसे छोटी इकाई अक्षर होता है, जिसको लेटर भी कहते हैं। और शब्द की सबसे छोटी इकाई अक्षर तो है ही। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ध्वनि होता है, या वर्ण कहते हैं। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ध्वनि जो है, ध्वनि के मिलने से शब्द बनता है। कई शब्द मिलकर के एक पद बनता है। और कई पद मिलने से वाक्य बनता है। और कई वाक्य मिलकर के एक पैराग्राफ का निर्माण होता है, जो यहाँ पे दिया गया है। एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम यहाँ करना चाहेंगे। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा भाषा की सार्थक इकाई, तो यहाँ हम कहेंगे जो जिससे सही सही अर्थ निकले, यहाँ हम उसको कहेंगे वाक्य कहेंगे। किसी वाक्य से जो है भाषा की सार्थक इकाई पता चलती है। लेकिन अगर कहेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, तो छोटी इकाई मेरा ध्वनि हो जाएगा। और ध्वनि या वर्ण कहते हैं इसको, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला किसको कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णमाला जो है 45 ठो है, और लेखन के आधार पर 52 गो है। कितना है? तो 45 ठो कौन कौन है? 10 ठो स्वर है। स्वर किसको कहते हैं? अगर हम यहाँ पे स्वर के बारे में बात करें, स्वर जो है ओ, आ, ह्रस्व दीर्घई, ह्रस्व दीर्घऊ से लेकर के यहाँ अंक अ तक, अंक और अ को, और यहाँ री जो आता है, इसको जो है संयुक्त वर्ण यहाँ पे जोड़ा गया है। तो इसको जो है जोड़ के अगर इस तीन को जोड़ा जाता है, इस तीनों को कहते हैं क्या? इस तीनों को कहते हैं लेखन के आधार पर अतिरिक्त वर्णमाला। जैसे कि अ हो गया एक, आ, ह्रस्वी दीर्घई, ह्रस्वी दीर्घऊ, ये तो 10 होता है। लेकिन री, अंक और अ मिलकर के 3 होता है। अर्थात जो है स्वर कितने हैं? यहाँ पे 13 देंगे। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन जो मेरा हो जाएगा, व्यंजन यहाँ पे 35 हो जाएगा। तो 35 13 कितना हो गया? 48 हो गया। 48 में जो है अगर 52 हमको पूरा ना होगा, तो 48 में कितना? 4 और जोड़ना पड़ेगा। 4 कौन कौन सा हो जाता है? जिसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जिसको संयुक्त, जैसे कि अक्ष हो गया, तरह हो गया, ज्ञ हो गया और सर हो गया। संयुक्त व्यंजन इसको क्यों कहे? क्योंकि जो है अक्ष को यहाँ पे क जो स्व से मिलकर बना जाता है, तरह जो तो जो र से मिलकर के बना होता है आधा, तो ज्ञ जो ज से, इस मतलब जुड़ के मिलकर के बना होता है, इसलिए संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्वर वर्ण जो है किसे कहते हैं? स्वर वर्ण किसे कहते हैं? सीधी सी बात है, स्वर वर्ण का जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा, इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या जो अभी तुरंत बोले हैं 13 है। तो 13 में कौन कौन है? अ, आ, ह्रस्वी दीर्घई, ह्रस्व दीर्घऊ, ए, औ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हुआ? 10। लेकिन लेखन के आधार पर 3 ठो और जुड़ गया। इसमें कौन? री, अंग, अ।
तो ये तीनों जोड़ेंगे तो स्वर कितने हो गया, 13 हो गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट है आगे, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर जो है मात्रा के आधार या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और प्लुत स्वर होता है। हर्ष स्वर में जिसमें, हर्ष स्वर उसको कहेंगे जिसमें एक मात्रा हो, जैसे कि अ हो गया, हरस्व ई हो गया, हरस्व उ हो गया, एक मात्रा है। दीर्घ स्वर कहेंगे जिसमें 2 मात्रा हो, जिसमें आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, औ, अंक, ये सब जो है 2 मात्रा है। प्लुत स्वर किसको कहेंगे, प्लुत स्वर उसको कहेंगे जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, 2 से अधिक हो। 2 से अधिक मतलब जैसे कि किसी को बुलाते हैं ओ यार, यानी लंबा अगर भाषा को खींचते हैं तो उसमें प्लुत स्वर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। व्यंजन क्या है। स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। स्वर जैसे कि कलम, कलम में क्या है, ये व्यंजन है क, लो व्यंजन है, मो व्यंजन है। तो स्वर की सहायता से कैसे बोला ये कि क जोड़ अ प्लस ल जोड़ अ प्लस मो जोड़ अ, ये तो स्वर की सहायता से क जोड़ अ मिलकर के क बनता है। ये स्वर की सहायता से यहाँ पे बोला जा रहा है क, इसी वजह से कह रहा है कि स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। परंपरागत रूप से व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण जो है 33 है। कितने हैं, लेकिन द्विगुण व्यंजन को मिला करके 35 है। द्विगुण व्यंजन जैसे कि व्यंजन किसको कहते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सब होता है व्यंजन वर्ग। और द्विगुण व्यंजन अगर मिलाएंगे तो 35 तक। द्विगुण व्यंजन कौन सा है, ड और ढ। ये ड ढ तो है ही, लेकिन द्विगुण व्यंजन पहचानने का नियम है, अगर नीचे में जैसे फारसी भाषा में होता है नीचे में एक बिंदु होता है, नीचे में एक बिंदु होता है, अगर ये बिंदु वाला ये हो गया तो इसमें द्विगुण व्यंजन कहेंगे, ये भी द्विगुण व्यंजन होगा। इसलिए परंपरागत रूप से ये जो है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग मिला करके 33 को है, लेकिन द्विगुण व्यंजन मिला करके 35 को है। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद स्पर्श व्यंजन, नाम से कैसा लग रहा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नाम से लग रहा है ध्वनि निकलते समय जिस पार्ट यानी जिस अंग को स्पर्श करता है उसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत वो व्यंजन आएगा जो जैसे कि आपका जो कंठ से कोई आवाज़ निकल रहा है, तालु से आवाज़ निकल रहा है, मूर्धन्य से आवाज़ निकल रहा है, दंत से आवाज़ निकल रहा है, ओष्ठ से निकल रहा है, तो उस किसी न किसी पार्ट को ध्वनि मेरा जो है स्पर्श करता है, तो वो उसी को स्पर्श व्यंजन कहेंगे। जैसे इसके लिए एक ट्रिक है, कहता है कि क का उच्चारण स्थान कहाँ है, ट का उच्चारण स्थान कहाँ है, छ का, तो इसके लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है। इस कन्फ्यूजन को हम दूर कर रहे हैं कि एक ट्रिक है, याद रखिएगा। ट्रिक है KTM 2, KTM गाड़ी 2, मतलब KTM गाड़ी होता है KTM 2। के से पहला है, के से कंठ, कंठ मतलब क ख ग घ घ। टी से तालव यानी च छ ज झ या। एम से मूर्धा, मूर्धा ट ठ ड ढ न। डी से दंत त थ द न। ओ से ओष्ठ ओ प ब म। ये हो गया। यहाँ पे जो है हम जैसे कि यरलव के अंतर्गत आएंगे तो तालब हो जाएगा य, और हम मूर्धास को छोड़ करके अगर दंत की ओर आएंगे तो दंत की ओर आएंगे तो यहाँ से र ल शुरू हो करके फिर KTM से आगे चलेंगे, ह तालब स मूर्धन स दंस की ओर आ जाएंगे। इसको बहुत आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्वान द्वारा चौवर को क्या माना जाता है, कुछ विद्वान द्वारा चौवर को स्पर्श संघर्षी के नाम से जाना जाता है। चौवर को स्पर्श संघर्षी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, चौवर को जितने भी च छ ज झ यहाँ है इसको स्पर्श संघर्षी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे संघर्षी के रूप में घोषत्व के आधार पर जो है भेद बांटा गया है। तो घोष मतलब सघोष होता है और अघोष होता है।
तो इसमें भी ट्रिक है, अर्थात स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, जिसमें ज़्यादा कंपन होता है, जिसमें कंपन नहीं होता है। जैसे कि सघोष में हो गया कि इसका ट्रिक है सघोष में 3, 4 और 5, जैसे कि क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया। तो 21 नंबर पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। तो ग, घ और अंग 3, 4, 5 आता है। तो उसी में जो है 3, 4, 5 वाले को सघोष कहेंगे। देखिए ग, घ और अंग, इसमें जो है थोड़ा सा उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, लेकिन क ख में नहीं आता। इसमें जो है अघोष हो गया, क ख में अघोष हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रणत्व के आधार पर, मतलब प्राण के आधार पर 2 भेद होते हैं। पहला है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्पप्राण का क्या हो जाता है? अल्पप्राण मेरा है जैसे कि 1, 3, 5, ये मतलब क, ग, अंग, ये जो है अल्पप्राण हो गया। और महाप्राण किसे कहा जाता है? महाप्राण। समझ पा रहे हैं आप लोग? महाप्राण जो है आपका 2 और 4 हो गया। 2, 4 मतलब ख, घ हो गया। जिसमें यहाँ पे जिसमें ज़्यादा हवा निकलता है उसको महाप्राण कहेंगे, जिसमें कम निकलता है उसको अल्पप्राण कहेंगे। जैसे कि क बोलते हैं क, तो ग, अंग, लेकिन ख बोलते हैं, घ बोलते हैं, तो इसमें क्या आ जाता है? आवाज़ ज़्यादा निकलता हवा, तो इसमें जो है महाप्राण हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, अल्पप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा निकले, मतलब कैसा हवा, कितना हवा निकले, कम हवा निकले, उसको अल्पप्राण कहेंगे। 1, 3, 5 को अल्पप्राण कहेंगे। और महाप्राण 2 और 4 वाले को महाप्राण कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे यह महाप्राण ही है, जिन स्वरों के मुख से ज़्यादा हवा निकले उसको महाप्राण कहेंगे। 2, 4 जैसे ख, घ, झ, झ, ऐसे करके यहाँ हो गया। नोट में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नोट में य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। अर्ध स्वर मतलब कभी स्वर कहा जाता है, कभी व्यंजन कहा जाता है। र को लुंठित वर्ण कहा जाता है। ल को पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। ड और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। य और लव को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तालव स, मूर्धन्य स और दंश को उष्म व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन कहने का मतलब आप बोल के देखिए, तालव श हवा निकल रहा है उष्मा, मूर्धन्य स उष्मा निकल रहा है, दंश स उष्मा निकल रहा है, ह उष्मा निकल रहा है। अक्ष, त्र, ज्ञा ये संयुक्त व्यंजन, क्यों? क्योंकि अक्ष जो मिलकर बना होता है क और छ से, त्र तो जो रो से मिलकर बना, तो ज्ञों ये भी मिलकर बना होता है, इसलिए। एक है यहाँ पे नया में है तल बिंदु। क्या होता है? तल बिंदु का प्रयोग अरबी फारसी में किया जाता है। जैसे कि क लिखा गया था, उसमें द्विगुण व्यंजन में दिखाया गया था, ड और ढ था ना, तो द्विगुण व्यंजन इसलिए कहा गया जिसके तल बिंदु हो। तो तल बिंदु अगर कहेगा तो जिसमें तल में, जैसे क में नीचा बिंदु, ख में नीचा बिंदु, च में, ग में, तो ये जो है तल बिंदु हो गया। पश्च स्वर किसे कहा जाता है? जो किसी व्यंजन के पीछे लगता है, यानी नाम से ही पीछे लगता है, उसको पश्च वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, मतलब पीछे लगता है, या ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, ऐसे वाला जो है पीछे लगता है उसको पश्च स्वर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अयोगवा संख्या किसे कहा जाता है? अयोगवा उसको कहा जाता है जिसमें अंश और अह रहता है, उसको अनुस्वार और विसर्ग रहता है, अयोगवा कहा जाता है उसको। इसके बाद है यर लव को क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन यानी अंदर से निकलता है, जिसको सघोष भी कहते हैं यर लव को, और अल्पप्राण भी कहा जाता है। अल्पप्राण सघोष का क्या था? अघोष और सघोष। तो अघोष और सघोष का ट्रिक क्या था? जिसमें ऐसे याद रखिएगा, अघोष जिसमें हवा ना निकले, और सघोष हवा नहीं, वहाँ पे कंपन नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे कि 3, 4, 5 को कहा जाता है। और यहाँ पे अल्पप्राण किसको कहा जाता है? अल्पप्राण यानी कम हवा निकले, कम हवा निकले, जैसे कि क हो गया, ग हो गया, अंग हो गया, 1, 3 और
5 ऐसे भी याद रखिएगा। और मतलब जो है और 3 जैसा लग रहा है, इसलिए 3 यहाँ भी है। तो 1 3 5 को अल्पप्राण, सघोष 3 4। बाद में जो है ह को सघोष भी कहा जाता है, महाप्राण भी कहा जाता है। ओके, यहाँ तक जो है मेरा थ्योरी कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप एक भी क्वेश्चन इस थ्योरी से नहीं छूटेगा, क्योंकि क्वेश्चन के बेस पर इस थ्योरी को तैयार किया गया। आप 1-2 बार देखिए।